Friends, so this is my fourth video on utility analysis. This is the 2.4th lecture. Okay, so in my previous video we have already learned the meaning and definition of utility, types of utility, features of utility, and in the third video we have learned the relationship between total utility and marginal utility. So today we are going to discuss a very important question, that is law of diminishing marginal utility, that is law of DMU. In shortcut we call it as a DMU. So in this chapter, law of DMU, assumptions and exception and importance of law of DMU, we are going to learn. This question can be asked for the 4 marks or 8 marks in your board exams. Okay, so let's start. So this law states that the additional benefit which a person gets from increase in stock diminishes with every increase in stock that he already has. That means when a consumer started consuming the units of commodities, ओके जैसे कि हमने ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि जब किसी पर्सन को प्यास लगती है और जैसे जैसे वो पानी पीने लगता है, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, थर्ड, फोर्थ, जितना ग्लास ऑफ वाटर पिया उसने बढ़ाते गया, यूटिलिटी तो उसको मिली लेकिन कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से. फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पे उसको यूटिलिटी मिला 10, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पे उसको यूटिलिटी मिला लेकिन 8, थर्ड पे 6. यूटिलिटी मिल रही है बट एट व्हाट रेट? डिमिनिशिंग रेट. तो इस तरह से उसकी यूटिलिटीज बढ़ रही है बट डिमिनिशिंग रेट से, मतलब वही जो बेनिफिट उसको मिल रहा है फ्रॉम द इंक्रीज इन स्टॉक. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? द बेनिफिट ही इज गेटिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन स्टॉक डिमिनिशेस विद द एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज. मतलब वो जो बेनिफिट मिल रहा है एट डिमिनिशिंग रेट से मिल रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है डिमिनिशिंग रेट से. तो वही बोल रहा है कि लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. Or in other words, in simple sense, the additional benefit which a person gets from the given increase of his stock diminishes with every increase in stock that he already has. This definition you have to learn and understand properly and you have to write in the exams. So the extra benefit which a person gets, जो extra benefit, जो extra utility मिलता है ग्लास ऑफ वाटर बढ़ाने से, वो कौन से रेट से मिलता है? डिमिनिशिंग रेट से. याद रखना कौन से रेट से मिलता है? डिमिनिशिंग रेट से. नेक्स्ट, let's see the law of schedule, law of demand, law of DMU का शेड्यूल एंड डायग्राम. आपको टोटल यूटिलिटी नहीं देखना है, आपको सिर्फ लॉ ऑफ DMU का शेड्यूल और डायग्राम देखना है. तो जब हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? 10. सेकंड पिया तो 8, थर्ड कंज्यूम किया तो 6, फोर्थ कंज्यूम किया तो 4, फिफ्थ कंज्यूम किया तो 2, सिक्स पिया तो 0, सेवेंथ किया तो -2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर बढ़ा रहे हो आपको यूटिलिटी तो मिल रही है बट एट व्हाट रेट? डिमिनिशिंग रेट. तो उसी तरह से डेफिनेशन भी लिखा है, द एडिशनल, द एक्स्ट्रा बेनिफिट विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द इंक्रीज इन स्टॉक, उसने स्टॉक को बढ़ाया ना 1, 2 के बाद 3, डिमिनिशेस. क्यों डिमिनिशेस? 8 के बाद 6, मतलब बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक. जैसे जैसे वो स्टॉक बढ़ाते जाएगा diminishes होते रहेगा, diminishes with the every increase in stock that he already has. In this way you have to write the definition. So how this diagram is drawn, so we can see here कि this is y axis and this is x axis. This is units of orange, marginal utility. When the consumer consume first orange पे उसको utility कितना मिला? 10, second पे 8, third पे 5, fourth पे 4, fifth पे 2, सिक्स पे 0 और जब आपने 7 कंज्यूम किया तो 7 में उसने -2. तो यहाँ पे उसका है. तो इस तरह से इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कर्व निकालना है. ओके, तो इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. और क्या हो रहा है? डिमिनिशेस हो रहा है. when the MU कर्व टचेज द पॉइंट x एक्सिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिटी. इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी. और ये जो जब x एक्सिस को क्रॉस करता है इसे हम कहते हैं डिसयूटिलिटी. ओके, MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन. तो MU कर्व नीचे की तरफ जा रहा है. ये बता रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने यूनिट्स को बढ़ाते जाएगा उसका जो यूटिलिटी है कम होता जाएगा. तो देखो पहले यूटिलिटी इतनी थी, फिर लास्ट फिफ्थ कमोडिटी पे इतनी हो गई और सिक्स पे 0, seventh पे -2. In this way you have to draw a diagram. How to explain this diagram properly? You can see here x axis represents units of orange whereas y axis represents the marginal utility. We can see in the schedule and diagram when the
initially TU and MU is maximum. We can see in the schedule diagram, first commodity the marginal utility is maximum. First commodity पे MU is maximum. At the 6th unit the MU becomes 0 and this point is known as point of satiety. And on the 7th commodity जब 7वां class of order पियोगे तो it shows this utility. In this way you have to draw a diagram and you can explain MU curve sloping downward. Okay, so how this assumptions, so there are some assumptions of law of DMU. Law speaks according to Alfred Marshall, this law can be true with the help of assumptions only. मतलब ये law को जब आपको true करना है तो कुछ assume करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस द लॉ इज ट्रू अंडर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस है इस लॉ के कि ये लॉ किसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, रैशनल पर्सन पे, नॉर्मल पर्सन पे. अगर आप ये लॉ किसी एबनॉर्मल पर्सन पे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो जितना ज़्यादा ग्लास ऑफ वाटर पिएगा एबनॉर्मल पर्सन, उसको उतना ज़्यादा यूटिलिटीज़ मिलेगी. बट लॉ क्या कहता है, जितना ज़्यादा कमोडिटीज़ आप कंज्यूम करोगे उतना यूटिलिटी कम होनी चाहिए. तो वो बंदा रैशनल पर्सन होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ओके, सो मनी के केस में, मनी का जो केस है, मनी जितना कमोडिटीज आपको मिलेगा उतना कम है, तो मनी के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इसलिए हमें अज्यूम करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. बाद में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जितना भी सक्सेसिव यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं एक ही समय पे करना चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे करना चाहिए, तो ही आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आएगा. बाद में यूटिलिटी इज एडिटिव, मीन्स द यूटिलिटी इज डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट. मतलब जो कमोडिटीज है, जो आप कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो वो सेम होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, और उसके अंदर टाइम गैप नहीं होना चाहिए. अगर टाइम गैप रखोगे तो सब यूटिलिटीज आपको सेम मिलेगा. व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस? दिस यूटिलिटीज कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अ ड्रंकर्ड्स, केस ऑफ इंटॉक्सिकेशंस, क्योंकि ड्रंकर्ड्स को आप जितना ड्रिंक दोगे उतना मांगेगा वो, तो उसके लिए यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो यूटिलिटी उतना ही रहेगा. तो ड्रंकर्ड्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है. एक्सेप्शनल केसेस मतलब ऐसे केसेस जिसके ऊपर लॉ ये एप्लीकेबल नहीं है. मनी वाले केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. द मोर मनी यू विल गेट द मोर ग्रीडी यू विल बिकम. ओके, सो जितना ज्यादा पैसा आपको दोगे आपको मिलेगा उतना पैसा कम है आपके लिए. बट लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा यूनिट्स बढ़ेगा उतना यूटिलिटी कम होते जाना चाहिए. रेयर आर्टिकल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसके ऊपर ये यूटिलिटी डिपेंड नहीं करता, जैसे कि स्टैम्प, कॉइन, ये इन चीज़ों पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. रीडिंग, अगर आपको रीडिंग करना पसंद है, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल ईगर टू रीड, राइट. बट लॉ क्या कहता है, जितना यूनिट्स बढ़ेगा उतना यूटिलिटी कम होना चाहिए. बट रीडिंग वाले केस में अगर आपको रीडिंग करना पसंद है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक जितना ज्यादा सुनोगे उतना आपको अच्छा लगेगा. बट लॉ क्या कहता है, द मोर यू विल ऐड द यूनिट द लेस यू विल गेट द यूटिलिटी. इवन ये आपको पावर, एक और पॉइंट है पावर. अगर उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको पावर मिलता है तो मोर यू विल कंज्यूम द मोर पावर यू विल गेट. तो पावर के भी ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस है, अलग से भी एग्जाम में आते हैं. एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, या फिर एग्री डिसएग्री में भी आता है कि देयर इज नो एक्सेप्शनल केसेस फॉर द लॉ ऑफ डीएमयू. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, ये यूटिलिटी का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पे, डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन. अगर कंज्यूमर को सेम चीज हमेशा आप बेचते रहोगे तो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर कंज्यूमर उस चीज़ को डिमांड नहीं करेगा. इसीलिए किसी भी बिजनेसमैन का पर्पस और किसी भी बिजनेसमैन का मोटिव ये होना चाहिए कि वो हमेशा अपने प्रोडक्शन को चेंजेस करे. देखो यहाँ, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स यूजिंग द सेम काइंड ऑफ कमोडिटीज in order to secure higher profit, the producer will continue to produce new varieties, new design, shape, color, technique and presentation. So according, ये जब लॉ ऑफ डीएमयू जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंज्यूमर सेम चीज कंज्यूम कर करके बोर हो जाता है. इसीलिए बिजनेसमैन अपने प्रोडक्शन में, अपनी कमोडिटीज, अपने प्रोडक्ट में न्यू शेप, न्यू कलर, न्यू टेक्निक, न्यू टेस्ट, न्यू चेंजेस लाता है ताकि कंज्यूमर बोर ना हो और कंज्यूमर के वांट्स को हमेशा हमारा गुड सेटिस्फाई करता रहे. तो अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी क्वालिटी को चेंज करना, अपने शेप को, अपने कलर को, अपने टेक्निक को चेंज करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डीएमयू. नेक्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. अब हम जो घर के खर्चे हैं वो हम ऐसी आंख बंद करके नहीं करते. हमारे पास रिसोर्सेज कम है और कम से कम रिसोर्सेज में हम लोगों को बेटर से बेटर रिजल्ट चाहिए.
तो इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू जब हम स्टडी करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कौन सी ऐसी कमोडिटीज है जिसमें यूटिलिटीज ज्यादा है, सबसे पहले वो खरीदो। तो जब भी देखो हमारे घर पे कुछ नहीं होता तो सबसे पहले हम क्या खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स, क्योंकि सबसे पहले हमें वो चाहिए, उसमें यूटिलिटीज ज्यादा है, उसके बिना कोई नहीं रह सकता। तो फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिर धीरे 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 हम ड्यूरेबल गुड्स पे जाते हैं। इस तरह से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है, वो चीज हम सबसे पहले खरीदेंगे। पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ऑन विच सेटिस्फाई विच बेनिफिट्स द पुअर, जो गरीबों को सबसे ज्यादा बेनिफिट करे, सबसे ज्यादा यूटिलिटी जनरेट करे। इसीलिए गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, या फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती है फूड ग्रेन्स पे। तो फूड ग्रेन्स पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाउ गवर्नमेंट विल एक्सपेंड द मनी। देन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ओके, सो व्हेन द रिच पीपल गेट्स मोर मनी, सो उसको ज़्यादा पैसा मिलने से जो पैसे की वैल्यू है कम हो जाती है, और वो क्या करता है, महंगी महंगी चीज़ों का डिमांड करता है। इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू के कारण गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस ज़्यादा चार्ज करने लगती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मतलब कम इनकम कम टैक्स, बट जैसे आपका इनकम ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनकम, तो ज़्यादा रेट से गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करने लग जाएगी। ओके, सो इन दिस वे गवर्नमेंट चार्जेस द टैक्सेस। How question can be asked in the board exams? Explain the law of DMU with the help of assumptions and exceptions, and there is no limitations or exceptional cases of law of DMU. Agree or disagree? So this question can be asked for 8 marks, or this question can be asked for 4 marks also. This question can be asked for 8 marks or 4 marks, and this question can be asked for 4 marks. Okay, so this question is very much important from your exams point of view. So this is my final video. In my next video we will learn the law of equimarginal utility. So that's it for the day. Thank you so much.